प्रश्न, जैव विविधता के महत्व, क्षरण एवं संरक्षण के बारे में विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, दुनिया में कुल कितनी प्रजातियां हैं यह ज्ञात से परे है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है। विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की गई है। यद्यपि बहुत सी प्रजातियों की पहचान अभी भी होना बाकी है। पहचानी गई मुख्य प्रजातियों में 7,51,000 प्रजातियां कीटों की, 2,48,000 पौधों की, 2,81,000 जंतुओं की, 68,000 कवकों की, 26,000 शैवालों की, 4,800 जीवाणुओं की तथा 1,000 विषाणुओं की हैं। पारितंत्रों के क्षय के कारण लगभग 27,000 प्रजातियां प्रतिवर्ष विलुप्त हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर उष्णकटिबंधीय छोटे जीव हैं। अगर जैव विविधता क्षरण की वर्तमान दर कायम रही तो विश्व की 1/4 प्रजातियों का अस्तित्व सन 2050 तक समाप्त हो जाएगा। 1. जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों में प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। जैव विविधता 3 प्रकार की है। 1. आनुवंशिक विविधता, 2. प्रजातीय विविधता तथा 3. पारितंत्र विविधता। प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवंशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है। प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र इकोसिस्टम के उचित कार्य के लिए प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है। पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है। पारितंत्र विविधता विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे झील, मरुस्थल आदि में प्रतिबिंबित होती है। 2. जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता के विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैं। 1. जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, धान, ओराइजा सैटाइवा, जौ, हार्डियम वल्गेयर, मक्का, जिया मेज, ज्वार, सोरघम वल्गेयर, बाजरा, पेनिसिटम टाइफाइडिस, रागी, इल्यूसिन कोर्केना, अरहर, कैजनस कैजान, चना, साइसा एरियंटिनम, मसूर, लेंस कुलिनेरिस आदि से हमारी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कपास, गासिपियम हर्सूटम जैसी फसल हमारे कपड़े की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सागवान, टेक्टोना ग्रांडिस, साल, शोरिया रोबस्टा, शीशम, डेलवर्जिया सिसु आदि जैसे वृक्षों की प्रजातियां निर्माण कार्यों हेतु लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बबूल, अकेसिया नाइलोटिका, शिरीष एल्बिजिया लिबिक, सफेद शिरीष एल्बिजिया प्रोसेरा, जामुन, साइजिजियम क्यूमिनाई, केजरी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, हल्दू, हेल्दिना कार्डिफोलिया, करंज, पानेगमिया पिन्नेटा आदि वृक्षों की प्रजातियों से हमारी ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शिरीष एल्बिजिया लिबिक, घमार, मेलाइना आर्बोरिया, सहजन, मोरिंगा आलिफेरा, शहतूत, मोरस अल्बा, बेर, जिजिफस जुजुबा, बबूल, अकेसिया नाइलोटिका, करंज, पानेगमिया पिन्नेटा, नीम, एजेडिराक्टा इंडिका आदि वृक्षों की प्रजातियों से पशुओं के लिए चारा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 2. जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं। हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बौनी किस्मों का विकास जापान में पाए जाने वाली नारिन 10 नामक गेहूं की प्रजाति की मदद से किया गया था। इसी प्रकार धान की बौनी किस्मों का विकास ताइवान में पाए जाने वाली डीजिओ नामक धान की प्रजाति से किया गया था। सन 1970 के प्रारंभिक वर्षों में विषाणु के संक्रमण से होने वाली धान की ग्रासी स्टंट नामक बीमारी के कारण एशिया महाद्वीप में 1,60,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाया था। धान की जातियों में इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने हेतु मध्य भारत में पाई जाने वाली जंगली धान की प्रजाति ओराइजा निभरा का उपयोग किया गया था। IR36 नामक विश्व प्रसिद्ध धान की जाति के भी विकास में ओराइजा निभरा का उपयोग किया गया है। 3. वानस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 30% उपलब्ध औषधियों को उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शाकीय वनस्पति सदाबहार, कैथरेंथस रोसियस, विनक्रिस्टीन तथा विनवलास्टीन नामक क्षारों का स्रोत होता है जिनका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है। सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटिना, पादप रेसेपिन नामक महत्वपूर्ण क्षार का स्रोत होता है जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप के उपचार में किया जाता है।
गूगल कामीफेरा बिटाई नामक पौधे से प्राप्त गोंद का उपयोग गठिया के इलाज में किया जाता है। सिंकोना कैलिसिया वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन नामक क्षार का उपयोग मलेरिया ज्वर के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार आर्टेमिसिया एनुआ नामक पौधे से प्राप्त आर्टेमिसिनिन नामक रसायन का उपयोग मस्तिष्क मलेरिया के उपचार में होता है। जंगली रतालू डायस्कोरिया डेल्टाइडिस से प्राप्त डायस्जेनिन नामक रसायन का उपयोग स्त्री गर्भनिरोधक के रूप में होता है। 4. जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है। सदाबहार कैथरेंथस रोसियस नामक पौधे में ट्राइनाइट्रोटालुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां जहरीले बेकार पदार्थों के साफ सफाई में सहायक होती हैं। सूक्ष्म जीवों की स्यूडोमोनास प्यूटिडा तथा आर्थोबैक्टर विस्कोसा में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार के भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। पौधों की कुछ प्रजातियों में मृदा से भरी धातुओं जैसे कॉपर कैडमियम मरकरी क्रोमियम के अवशोषण तथा संचयन की क्षमता पाई जाती है। इन पौधों का उपयोग भारी धातुओं के निस्तारण में किया जा सकता है। भारतीय सरसों ब्रैसिका जूनसिया में मृदा से क्रोमियम तथा कैडमियम के अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। जलीय पौधे जैसे जलकुंभी आइकार्निया कैस्पीज लैम्ना साल्विनिया तथा एजोला का उपयोग जल में मौजूद भारी धातुओं कॉपर कैडमियम आयरन एवं मरकरी के निस्तारण में होता है। 5. जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है जो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। उष्णकटिबंधीय वन विनाश के कारण आज वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भविष्य में वैश्विक जलवायु के अव्यवस्थित होने का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। 6. जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। जैव विविधता जल संरक्षण में भी सहायक होती है क्योंकि यह जलीय चक्र को गतिमान रखती है। वानस्पतिक जैव विविधता भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है, जिससे भूमिगत जल स्तर बना रहता है। 7. जैव विविधता पोषक चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है। वह पोषक तत्वों की मुख्य अवशोषक तथा स्रोत होती है। मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जंतुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है, जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं। 8. जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार पारितंत्र कमजोर हो जाता है। 9. पौधे शाकभक्षी जानवरों के भोजन के स्रोत होते हैं, जबकि जानवरों का मांस मनुष्य के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। 10. समुद्र के किनारे खड़ी जैव विविधता संपन्न ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन प्राकृतिक आपदाओं जैसे समुद्री तूफान तथा सुनामी के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। 11. जैव विविधता विभिन्न सामाजिक लाभ भी हैं। प्रकृति अध्ययन के लिए सबसे उत्तम प्रयोगशाला है। शोध शिक्षा तथा प्रसार कार्यों का विकास प्रकृति एवं उसकी जैव विविधता की मदद से ही संभव है। इस बात को साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य हैं कि मानव संस्कृति तथा पर्यावरण का विकास साथ साथ हुआ है। अतः सांस्कृतिक पहचान के लिए जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। 12. जैविक रूप से संपन्न वन पारितंत्र वन्य जीवों तथा आदिवासियों का घर होता है। आदिवासियों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति वनों द्वारा होती है। वनों के क्षय से न सिर्फ आदिवासी संस्कृति प्रभावित होगी अपितु वन्य जीवन भी प्रभावित होगा। 3. जैव विविधता का क्षरण। पृथ्वी पर जैविक संसाधनों के क्षय को जैव विविधता क्षरण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जैविक धन जैव विविधता लगभग 400 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम है। इस जैविक धन के निरंतर क्षय ने मनुष्य के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। दुनिया के विकासशील देशों में जैव विविधता क्षरण चिंता का विषय है। एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के देश जैव विविधता संपन्न हैं, जहां तमाम प्रकार के पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। विडंबना यह है कि अशिक्षा, गरीबी, वैज्ञानिक विकास का अभाव, जनसंख्या विस्फोट आदि ऐसे कारण हैं जो इन देशों में जैव विविधता क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी के पूर्व के 50 करोड़ वर्ष के इतिहास में 6 बड़ी विलुप्ति लहरों ने पहले ही दुनिया की बहुत सी प्रजातियों को समाप्त कर दिया, जिनमें छिपकली परिवार के विशालकाय डायनासोर भी शामिल हैं। विलुप्ति लहरों के क्रमवार काल में पहला ऑर्डोविसियन काल 50 करोड़ वर्ष पूर्व, दूसरा डेवोनियन काल 40 करोड़ वर्ष पूर्व,
तीसरा पर्मियन काल 25 करोड़ वर्ष पूर्व। चौथा ट्रायसिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व है। पांचवा क्रिटेशियस काल 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। छठवां प्लाइस्टोसीन काल 10 लाख वर्ष पूर्व था। जुरासिक काल में पृथ्वी पर राज करने वाले विशाल जीव डायनासोर क्रिटेशियस काल में ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। विलुप्ति की छठवीं लहर में विशाल स्तनधारियों एवं पक्षियों की बहुत सी प्रजातियों का पृथ्वी से पतन हो गया। उक्त सभी 6 विलुप्ति लहरों का प्रमुख कारण प्राकृतिक था, जबकि 7वीं विलुप्ति का वर्तमान दौर मानव की विध्वंसक गतिविधियां हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता संपन्न होते हैं, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रमुख उत्सर्जक तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक होते हैं। इनका विस्तार पृथ्वी की कुल 7% भौगोलिक भूमि पर है। दुनिया की कुल 50% पहचानी गई प्रजातियां इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। चून की ज्यादातर वर्षा वन दुनिया के विकासशील देशों में पाए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या विस्फोट इन वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। समय रहते अगर संरक्षण को नहीं अपनाया गया तो बहुत जल्द इनमें 90% आवासों का विनाश होगा। परिणामस्वरूप 15,000 से 50,000 प्रजातियों की क्षति प्रतिवर्ष होगी। उष्णकटिबंधीय वन विनाश आने वाले अगले 50 वर्षों में जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण होगा। संपूर्ण विश्व में पौधों की लगभग 60,000 प्रजातियां तथा जंतुओं की 2,000 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं। यद्यपि इसमें से ज्यादातर प्रजातियां पौधों की हैं, पर इसमें कुछ प्रजातियां जंतुओं की भी हैं। इनमें मछलियां 343, जलथलचारी 50, सरीसृप 170, अकेशरुकी 1355, पक्षियां 1037 तथा स्तनपायी 497 शामिल हैं। जीन कोश से जीन के क्षति को आनुवंशिक क्षरण कहते हैं, जिससे पृथ्वी के आनुवंशिक संसाधनों में कमी होती है। पिछली सदी फसलों में 75% आनुवंशिक विविधता की क्षति की गवाह रही है। पिछली सदी के अंत तक अधिक पैदावार देने वाली किस्मों ने गेहूं तथा धान की खेती वाले क्षेत्रों के 50% क्षेत्रफल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आनुवंशिक क्षरण के निम्नलिखित 2 प्रमुख कारण हैं। 1. फसल संख्या। पूर्व में अधिक संख्या में पौधों का उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु होता था, लेकिन धीरे धीरे इन पौधों की संख्या में गिरावट आई। उदाहरण के लिए 3000 भोजन पौधों की प्रजातियों में केवल 150 का वाणिज्यीकरण हुआ। कृषि में 12 प्रजातियों का प्रभुत्व है, जिनमें 4 फसलों की प्रजातियां कुल पैदावार का 50% पैदा करती हैं। 2. फसलों के प्रकार। आज एक ही प्रकार की फसल में ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुणों को समावेश करने का चलन है। जैसे ही नई प्रकार की फसल विकसित होती है, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। परिणामस्वरूप स्थानीय देसी किस्मों का प्रयोग बंद हो जाता है, जिससे स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। आनुवंशिक क्षरण गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह भविष्य में फसलों के सुधार कार्यक्रम को प्रभावित करेगा। फसलों की स्थानीय तथा पारंपरिक प्रजातियों में उपयोगी गुण होते हैं, जिनका उपयोग फसलों की वर्तमान प्रजातियों के विकास में किया जा सकता है। इसलिए फसलों की विविधता को बनाए रखना अति आवश्यक है। आनुवंशिक क्षरण गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव फसल प्रजनन कार्यक्रम पर पड़ेगा। फसलों की पारंपरिक किस्में तथा उनकी जंगली प्रजातियों में बहुत से उपयोगी जीन्स होते हैं, जिनका उपयोग फसलों की वर्तमान किस्मों के सुधार में किया जा सकता है। 4. जैव विविधता क्षरण के कारण। जैव विविधता क्षरण के विभिन्न कारण हैं, जिनमें आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के पौधों का आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, अतिचराई, बीमारी, चिड़ियाघर तथा शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग, नाशी जीवों तथा परभक्षियों का नियंत्रण, प्रतियोगी अथवा परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश प्रमुख है। 5. जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जोखिमग्रस्त प्रजातियां। मेस तथा स्टुअर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संघ IUCN 1994 डी ने वनस्पतियों एवं जंतुओं की कम होती प्रजातियों को संरक्षण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। 1. असहाय प्रजाति। वे प्रजातियां जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां बन सकती हैं अगर वर्तमान कारक का प्रकोप जारी रहा, जो इनकी जनसंख्या के गिरावट के लिए जिम्मेदार है। भारत में भालू स्लॉथ बियर इसका उदाहरण है। 2. दुर्लभ प्रजाति। यह वे प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या कम होने के कारण उनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। भारत में शेर एशियाटिक लॉन इसका उदाहरण है। 3. अनिश्चित प्रजाति।
वे प्रजातियां जिनकी विलुप्ति का खतरा है लेकिन कारण अज्ञात हैं। मैक्सिकन प्रेरी कुत्ता इसका उदाहरण है। 4. संकटग्रस्त प्रजाति। वे प्रजातियां जिनके विलुप्ति का निकट भविष्य में खतरा है। इन प्रजातियों की जनसंख्या गंभीर स्तर तक घट चुकी है तथा इनके प्राकृतिक आवास भी बुरी तरह घट चुके हैं। गंगा डॉल्फिन तथा नीला हवेल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 5. गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति। वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में जंगली अवस्था में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हो। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोहन चिड़िया तथा गंगा शार्क इसके उदाहरण हैं। 6. विलुप्त प्रजाति। वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। डायनासोर तथा डोडो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 7. अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति। वे प्रजातियां जो संभवतः किसी एक संरक्षण श्रेणी से संबद्ध होती हैं लेकिन अपर्याप्त जानकारी के अभाव में उन्हें किसी विशेष प्रजातीय श्रेणी में रखा गया है। 8. जंगली अवस्था में विलुप्त प्रजाति। वे प्रजातियां जो वर्तमान में खेती अथवा कैद में होने के कारण ही जीवित हैं। ये प्रजातियां अपने पूर्व के प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुकी हैं। 9. संरक्षण आधारित प्रजाति। ये वे प्रजातियां होती हैं जो आवास आधारित संरक्षण कार्यक्रम पर निर्भर होती हैं। अगर संरक्षण कार्यक्रम रुक जाता है तो ये प्रजातियां 5 वर्ष के भीतर किसी भी जोखिमग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आ सकती हैं। 10. लगभग जोखिमग्रस्त प्रजाति। ये वे प्रजातियां हैं जो दुर्लभ श्रेणी में पहुंचने के करीब होती हैं। 11. कम महत्व वाली प्रजाति। वे प्रजातियां जो न तो गंभीर संकटग्रस्त अथवा असहाय होती हैं न तो वह संरक्षण आधारित अथवा लगभग संकटग्रस्त के योग्य होती हैं। 12. आंकड़ों की अभाव वाली प्रजाति। वे प्रजातियां जिनके विषय में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण इनको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। 13. अमूल्यांकित प्रजाति। वे प्रजातियां जिनका आकलन किसी भी मापदंड के अनुसार नहीं किया गया है। विश्व संरक्षण रणनीति ने जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। 1. उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए जो कि संकटग्रस्त हैं। 2. विलुप्ति पर रोक के लिए उचित योजना तथा प्रबंधन की आवश्यकता। 3. खाद्य फसलों, चारा पौधों, मवेशियों, जानवरों तथा उनके जंगली रिश्तेदारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। 4. प्रत्येक देश की वन्य प्रजातियों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। 5. उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जहां प्रजातियां भोजन, प्रजनन तथा बच्चों का पालन पोषण करती हैं। 6. जंगली पौधों तथा जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियों तथा उनके आवास को बचाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है जिससे जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। अतः संरक्षण की कार्ययोजना आवश्यक रूप से निम्नलिखित दिशा में होनी चाहिए। 1. द्वीपों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों को सूचीबद्ध करना। 2. संरक्षित क्षेत्र के जाल जैसे राष्ट्रीय पार्क, जैवमंडल, रिजर्व, अभयारण्य, जीनकोश आदि के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण। 3. क्षरित आवास का प्राकृतिक अवस्था में पुनरुत्थान। 4. प्रजाति को किसी दूसरी जगह उगाकर उसे मानव दबाव से बचाना। 5. संरक्षित क्षेत्र बनने से विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास। 6. जैव प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन की आधुनिक तकनीकों से लुप्तप्राय प्रजातियों का गुणन। 7. देसी आनुवंशिक विविधता संरक्षण हेतु घरेलू पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा। 8. जोखिमग्रस्त प्रजातियों का पुनरुत्थान। 9. बिना विस्तृत जांच के विदेशी मूल के पौधों के प्रवेश पर रोक। 10. एक ही प्रकार की प्रजाति का विस्तृत क्षेत्र पर रोपण को हतोत्साहन। 11. उचित कानून के जरिए प्रजातियों के अतिशोषण पर लगाम। 12. प्रजाति व्यापार संविदा के अंतर्गत अतिशोषण पर नियंत्रण। 13. आनुवंशिक संसाधनों के संपोषित उपयोग तथा उचित कानून के द्वारा सुरक्षा। 14. संरक्षण में सहायक पारंपरिक ज्ञान तथा कौशल को प्रोत्साहन। 6. जैव विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां होती है जिन्हें यथास्थल संरक्षण तथा बहिस्थल संरक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नवत हैं। 1. यथास्थल संरक्षण। इस विधि के अंतर्गत प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास तथा मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र में किया जाता है जहां वह पाई जाती है। इस विधि में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न उद्देश्यों से समाज के लाभ हेतु किया जाता है। सुरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा जैवमंडल, रिजर्व आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करना होता है, जबकि अभयारण्य की स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष वन्य जीव की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना होता है।
जैवमंडल रिजर्व बहुउपयोगी संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें आनुवंशिक विविधता को उसके प्रतिनिधि पारितंत्र में वन्य जीवन जनसंख्या आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली आदि को सुरक्षा प्रदान कर संरक्षित किया जाता है। भारत ने यथास्थल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया है। देश में कुल 89 राष्ट्रीय पार्क हैं जो 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले हैं, जबकि देश में कुल 500 अभयारण्य हैं जो कि लगभग 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले हैं। देश में कुल 17 जैवमंडल रिजर्व हैं। नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व था जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। यूनेस्को ने भारत के सुंदरवन रिजर्व, मन्नार की खाड़ी रिजर्व तथा अगस्थमले जैवमंडल रिजर्व को विश्व जैवमंडल रिजर्व का दर्जा दिया है। 2. बहिस्थल संरक्षण। यह संरक्षण की वह विधि है जिसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर जैसे वानस्पतिक वाटिकाओं, जंतुशालाओं, आनुवंशिक संसाधन केंद्रों, संवर्धन संग्रह आदि स्थानों पर किया जाता है। इस विधि द्वारा पौधों का संरक्षण सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि में बीज बैंक, वानस्पतिक वाटिका, ऊतक संवर्धन तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां तक फसल आनुवंशिक संसाधन का संबंध है, भारत ने बहिस्थल संरक्षण में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। जीन कोष में 34,000 से ज्यादा धान्य फसलों तथा 22,000 दलहनी फसलों का संग्रह किया गया है जिन्हें भारत में उगाया जाता है। इसी तरह का कार्य पशुधन, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन के भी क्षेत्र में किया गया है। निष्कर्ष। मानव सभ्यता के विकास की धुरी जैव विविधता मुख्यतः आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के वनस्पतियों के आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, अति चराई, बीमारी आदि के कारण खतरे में है। अतः पारिस्थितिक संतुलन, मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.